Microbiology with Huria Khan. So, in previous classes, we were studying about the viruses. So, today our topic is aeromicrobiology. Okay, so you must watch till the end because it's very important video for us. Now, let me start without wasting time. Aeromicrobiology. Okay, so firstly, what is एरोबायोलॉजी? एरोबायोलॉजी क्या होती है? हमने एरोमाइक्रोबायोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एरोबायोलॉजी क्या होती है. इट इज़ द स्टडी, आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने पिक्चर थोड़ी शो की हुई है स्लाइड्स में. इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इन एयर. मीन्स वो स्टडी, उस लाइफ की स्टडी जो एयर में हो. ठीक है, उसे हम कहेंगे एरोबायोलॉजी. अब इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती हैं वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर. तो इसकी दूसरी डेफिनेशंस में आ जाती हैं. इट इज़ द स्टडी ऑफ एरोसिलोजेशन, एरियल ट्रांसमिशन एंड डिपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल. वो स्टडी जिसमें हम एरोसिलाइजेशन और एरियल ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ें या उसकी डिपोजिशन के बारे में पढ़ें. ठीक है, तो हम इसको एरोबायोलॉजी कहेंगे. या फिर स्टडी ऑफ डिजीज़ दैट मे बी ट्रांसमिटेड विया रेस्पिरेटरी रोड्स. या ऐसी डिजीज़ जो कि किससे ट्रांसमिट हो सकती हैं? रेस्पिरेटरी रोड से, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उससे. ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड में कि इम्पोर्टेंस ऑफ एरोमाइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, एरोमाइक्रोबायोलॉजी होती क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम देख लेते हैं. तो इसके कुछ पॉइंट्स मैंने शॉर्ट में लिखे हैं. तो ये एज अ पब्लिक हेल्थ काम आती है, एनवायरमेंटल साइंस की स्टडी में काम आती है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, बायोलॉजिकल वेलफेयर में. थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइड्स मिस्टेक है, बट जो मैं कह रही हूँ आप उस पर फोकस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है. इन वाइडर सेंस एरोमाइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इन एयर. ठीक है, ये एरोमाइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन हो गई. कौन सी? ये आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ उसको. एरोमाइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इन एयर. मतलब ये कि एरोमाइक्रोबायोलॉजी वो स्टडी है जिसमें हम पढ़ते हैं जितनी भी फॉर्म्स होती हैं, मतलब फॉर्म्स ऑफ लाइफ होती हैं एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको हम एरोमाइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. और हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इसके अलावा भी आप जो है दूसरी डेफिनेशंस को है लिख सकते हैं. ज़रूरी नहीं है आप एक ही डेफिनेशन याद करें, आप खुद से भी अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं. तो यहाँ पर हम अब नेक्स्ट डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसकी. इट इज़ द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंट्राम्यूरल मीन्स इंडोर एंड एक्स्ट्राम्यूरल मीन्स आउटडोर. Aerobiology in relation to environmentally relevant microorganisms including various bacteria, fungi and protozoa. Means कि ये वो स्टडी है जिसमें हम डिफरेंट जो है एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि इंडोर और आउटडोर, यानी कि इंडोर भी हों और आउटडोर भी हों. ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं. अब आपको पता है एयर जो है वो हर जगह मौजूद होती है. ठीक है, और इसका जो रिलेशन है, अगर हम इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल देखें, अगर रेलेवेंट एग्जाम्पल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें आ जाते हैं हमारे पास जो है यहाँ पर बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ. अब हम देखें आगे. बिसाइड्स दीज माइक्रोब्स अदर बायोलॉजिकल मटेरियल लाइक पॉलन्स, insects, debris, animal dendrites means chief source of allergic disorders are also found in air. अब एयर में हमारे पास बैक्टीरिया भी मौजूद हैं, फंजाई भी मौजूद हैं और प्रोटोजोआ भी मौजूद हैं.
तो ये सारी चीज़ें यही बता रहे हैं कि अगर अदर वेज इसकी देखें तो उसमें पॉलन्स आ जाती हैं, इंसेक्ट्स, डिब्रीज आ जाती हैं। ये सब भी जो है कोई ना कोई इन्फेक्शन, डिजीज़ेस या डिसऑर्डर कॉज कर सकती हैं किसी भी एनिमल में या ह्यूमन में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसकी देखेंगे एरो माइक्रोबायोलॉजी। अब इसमें कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, एयरबॉर्न डिजीज़ या पैथोजेन, वो देख लेते हैं। देखें, एयरबॉर्न माइक्रोब्स आर इम्पॉर्टेंट पैथोजेन्स कॉजिंग डिजीज़ इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। सम इम्पॉर्टेंट एयरबॉर्न ह्यूमन पैथोजेन्स। अब देखें इसमें डिजीज़ और पैथोजेन्स के नाम हैं। वायरल डिजीज़ सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको शो करूँगी वायरल डिजीज़ कौन कौन सी एयर के थ्रू हो सकती हैं। इन्फ्लुएंज़ा, जिसको हम इन्फ्लुएंज़ा वायरस कहते हैं। और कौन सी डिजीज़ है, चिकन पॉक्स, जिसका पैथोजन का नाम क्या है, वेरसीला वायरस। स्मॉल पॉक्स, वेरोला वायरस एंड यहाँ पर भी देखें मीजल्स, जो रूबेला वायरस। ये सारे एयर में वायरस होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि डिजीज़ कॉज्ड बाय एयरबॉर्न माइक्रोब्स। जो एयरबॉर्न माइक्रोब से डिजीज़ कॉज होती हैं किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, जिस तरह अभी हमने इससे पहले वायरस की देखी। तो ये डिजीज़ हो गई और ये पैथोजेंस के नाम है जो वो कॉज करवाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सामने जो नाम आता है वो है डिप्थेरिया, जो किससे होता है, कॉइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया से। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मूविंग कफ, निजेरिया मेनिंजाइटिस। और यहाँ पर देखें क्लैप्सुला नमोनिया से होती है। इसके बाद हमारे पास हो जाती है स्कारलेट फीवर, जो कि स्टेप्टोकोकस पायोडीन से होती है। तो ये सारे बैक्टीरिया हैं जो एयर में मौजूद होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन मैंने कुछ बैक्टीरिया आपको बताए हैं जो मोस्टली डिजीज़ कॉज करवाते हैं एयर के थ्रू। अब हमारे पास आ जाती हैं फंगल डिजीज़। तो फंगल डिजीज़ में हम यहाँ पर डिजीज़ के नाम देखेंगे और यहाँ पर पैथोजेंस के, कौन सी डिजीज़ कौन से पैथोजेन को कॉज करवाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास फंगल में आता है सबसे पहले एस्परजिलोसिस, मीन्स एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। सेकंड है ब्लास्टोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइट्स, क्रिप्टोकोसिस, क्रिप्टोकोकस न्यूफोरम्स, हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मा न्यूफॉर्मन्स। ये सारी फंगल डिजीज़ थी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन सी डिजीज़ की जो कि एयर माइक्रोफ्लोरा से होती हैं, यानी कि एलर्जी डिसऑर्डर्स जो किसके थ्रू होते हैं, एयर माइक्रोफ्लोरा के थ्रू। A number of allergic disorders are caused by airborne microflora. The following are present in air. ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, स्लाइड मिस्टेक्स हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ जाती हैं पॉलन्स, फंगल स्पोर्स, इंसेक्ट डिब्रीज, एनिमल डेंडर्स, माइट्स, ये सारी हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड है वो है यहाँ पर हम जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर्स। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं, ब्रोंचियल अस्थमा, जो ब्रोंकाई में होता है, तो ब्रोंकियल अस्थमा हम जिसके कहेंगे। ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू ही होगा। एलर्जिक रेनाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, ठीक है, कॉज बाय पॉलन्स एंड फंगल स्पोर्स, जो कि किसके थ्रू हो रहा है, पॉलन्स और फंगल के। इंडोर इन्वायरमेंट्स कौन कौन से हो गए, इंडोर जो होंगे होम या ऑक्यूपेशनल, जहाँ आप रहते हों। सराउंडिंग पर्सन्स आर एक्सपोज्ड टू फंगल एलर्जेंट्स। आउटडोर्स इन्वायरमेंट कौन कौन से हो गए, सीरियल क्रॉप्स, डिकाइंग वेजिटेबल, मैटर्स, ऑर्गेनिक डिब्रीज। ये सारे कौन से हो गए, आउटडोर इन्वायरमेंट्स, जो हमने पहले डेफिनेशन में पढ़े थे, इंडोर एंड आउटडोर। तो उसको मैंने एग्जाम्पल आपको दे दी है। इसके बाद
हम यहाँ पर देखेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी, मतलब वो मोल जो कि रिस्पॉन्सिबल हो किसके लिए, एलर्जी को कॉज करवाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है मोल्ड में, एस्परजिलस जो कि म्यूकर से होता है, पेनिसिलियम जो राइजोपस के थ्रू होगा, ईस्ट जो कि रस्ट, ठीक है। और इसके डिसऑर्डर्स क्या होंगे, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर आर कॉज्ड बाय, कौन कौन से होंगे, अल्टरनेरिया जिसको हम जो ट्राइकोडर्मा के थ्रू करवाएगा, एस्परजिलस जो राइजोपस के थ्रू करवाएगा, ठीक है, पेनिसिलियम जो कि किसके थ्रू, कैंडिडा जो कि पेनिसिलियम के थ्रू करवाएगा, और कॉर्वलेरिया जो कि फ्यूसेरियम के थ्रू करवाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ स्लाइड्स मैं आपको शो करूँगी कि यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ और स्लाइड्स है, मैं वो आपको शो करके थोड़ा सा बताऊंगी कि किस तरह से जो है स्लाइड्स मैंने बनाई हैं आपके लिए, और मेरी कुछ मेहनत भी है, और इंशाल्लाह हम इस पे मज़ीद जो है वो देखेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा शो करवाऊंगी, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली, एरो माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द एयर एंड ट्रांसपोर्टिंग थ्रू द एयर। मतलब एरो माइक्रोबायोलॉजी है जिसमें हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कहाँ पर हों, एयर में हों और ट्रांसपोर्ट हों एयर के थ्रू। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में भी आपको बताया है वो कौन से होते हैं। Airborne microorganisms become an important source of contamination in laboratory, hospitals, industries, expose food material, drinks and fooders. इसके बाद देखें नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑल दो द एयर इज़ नॉट अ मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म येट it carries particulate matter, dust and droplets which generally remain laden with microorganisms। मीन्स कि एयर कोई भी वो स्पेस नहीं है या वो मीडियम नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने के लिए हमें उसको एक न्यूट्रिशनल इन्वायरमेंट देना पड़ता है, मतलब एक कुछ उसकी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन हमें उसको देना पड़ता है जिसके लिए हमें डिफरेंट मीडिया बनाने पड़ते हैं। जैसे अगर बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे तो हम बेसिक मीडिया कौन सा होगा, उसका न्यूट्रॉन एगार, या फिर हम अगर फंगल को करवा रहे हैं तो उसमें जो है हम पोटैटो डेक्स्ट्रोक एगार या सेरबर्ट एगार भी उसको कहते हैं वो करवाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बताने का मकसद ये है कि एयर में कोई जो है ग्रोथ नहीं होती, वो मीडियम ऑफ ग्रोथ नहीं है, वो सिर्फ ट्रांसमिशन का मीडियम है जो एक से दूसरों को पहुंचेगी। अब वो किस तरह पहुंच सकती है, अब किसी बंदे ने खांसा, उसको कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है या फिर उसने स्नीज की या कफिंग की, तो वो जो है किस तरह से वो फैल रही है, ठीक है। स्नीज और कफिंग जो फैल रही है एक से दूसरे में, वो एयर के थ्रू फैल रही है, कि उसने एयर में खांसा और वही उसके ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियाई क्या होते हैं, वो न्यूक्लियाई जो कि किसी भी म्यूकस, जैसे अब कोई बंदा छींकेगा, स्नीज करेगा, छींकेगा या खांसेगा, तो छींक के साथ कुछ ना कुछ उसका म्यूकस भी उस वायरस के साथ बाहर आएगा, ठीक है, उसको हम ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियाई कहते हैं। वो क्या एक बंदे से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से एयरबॉर्न जो है जिसको हम एयरसोल्स भी कहते हैं। एरोसोल्स क्या होते हैं, एरोसोल्स वो होते हैं जो कि एयर में कुछ पार्टिकल सस्पेंड हो, मतलब सस्पेंड होना यानी कि उसके साथ बॉन्डिंग बना लें। जैसे अब किसी भी बंदे ने, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने स्नीज की, छींका और उसके साथ जो उसके ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई निकले हैं उसने एयर के साथ मिल गए, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एरोसोल्स, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं। तो वो ही एरोसोल्स अगर किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन में चले जाएंगे तो वो कोई भी डिजीज़ कॉज करवा सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कुछ और इसको एक्सप्लेन करती हूँ। द टर्म एरो माइक्रोबायोलॉजी हैज़ रिमेन्ड more popular than aero microbiology, and there are large number of association and aero microbiology research laboratories specialize aeroallergens research, pollen grains and fungal spore identifications।
तो ये मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो है पॉलन के थ्रू, फंगल स्पोर के थ्रू, क्योंकि आपको पता है जब फंगस अपनी ग्रोथ करता है, जब उसमें रिप्रोडक्शन हो रही होती है, कुछ फंगस की स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो कि एयर को अपना मीडियम बनाती हैं और डिस्पर्स हो जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह रिप्रोडक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये इसी तरह से उनका मीडियम बन जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह से पॉलन और जो है फंगल स्पोर्स या दूसरे जो है वायरल वगैरह एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं और वो कोई ना कोई बीमारी कॉज करवाते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन टू एरोमाइक्रोबायोलॉजी। अब इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको अपनी नेक्स्ट फर्दर वीडियो में दूंगी, जो कि कम्प्लीटली एरोमाइक्रोबायोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं कुछ एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, और वो क्या है कि हम इसको कंट्रोल किस किस तरह से कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हो सकते हैं, जिसको हम बायो एरोसोल्स कंट्रोल कहेंगे। उसमें आ जाता है वेंटिलेशन, फिल्ट्रेशन और बायोसाइडल कंट्रोल। वेंटिलेशन में मतलब अगर आपने कोई भी ऐसी वेंटिलेशन या ऐसे जो है स्प्रे वगैरह अपने घरों में रखे हुए हैं जो कि खुद से होते हैं और आपकी एयर को प्योरीफाई कर देते हैं, ठीक है, वो वेंटिलेशन हो गई। या फिर आप हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं, वहाँ पर वेंटिलेशन कुछ जगहों पे होती है जिससे पेशेंट की एयर जो है वो ऑटोमेटिकली क्लीन होती जाती है। इसी तरह सेकंड पे है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन मतलब आप फिल्टरेशन मेथड के थ्रू भी जो है ये कर सकते हैं, जैसे कि एयर को फ़िल्टर करना। अब आप देखते हैं आपकी लेबोरेटरी में एक लुमिनार एयर फ्लो होता है जिसको हम कहते हैं हिप्पा फ़िल्टर, मतलब जो कि हिप्पा फ़िल्टर, उसमें एयर होती है जो क्या करती है एयर को जो है, अगर आप वो कोई भी एक्सपेरिमेंट वहाँ कर रहे हो एयर फ्लो में बैठकर, लुमिनार एयर फ्लो में के अंदर, तो वो क्या करती है एयर को प्योरीफाई करवाती रहती है ताकि आपकी जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या प्रोसीजर कोई भी कर रहे हैं उसमें कंटामिनेशन ना हो। तो फिल्टरेशन का मेथड हो जाता है। उसके बाद बायोसाइडल कंट्रोल। बायोसाइडल कंट्रोल कौन से होते हैं, जो कि किसी भी केमिकल के थ्रू हो, जैसे कि इथेनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया, इससे हम जो है आप कभी देखते हैं कि हम डिसइंफेक्ट कर रहे होते हैं जगहों को, कपड़े से साफ़ कर रहे होते हैं अल्कोहल को डाल के, इवन अपने हैंड्स भी में आफ्टर जो है एक्सपेरिमेंट या किसी भी चीज़ के बाद हम अपने हाथों में अल्कोहल लगा लेते हैं ताकि हमारे हाथ पे जम्स वगैरह ना लगें। तो ये बायोसाइडल कंट्रोल हो गया जो कि केमिकल्स के थ्रू हो रहा है। तो इस तरह से हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं ताकि एक से दूसरे पर्सन तक ना फैले। और दूसरी बात, बायो एरोसोल्स होते क्या हैं, फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी भी पर्सन ने स्नीज की जो कि इन्फेक्टेड है, उसने छींका है, उसने खांसा, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स बाहर आए, ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियाई, वो एयर के साथ यानी कि एरोसोल बनाएंगे और वो दूसरे बंदे में जो ट्रांसफ़र होंगे और उसको इन्फेक्टेड करेंगे, तो उसको हम बायो एरोसोल कहेंगे, क्योंकि जो है हम ये मेडिकली जा रहा है ना, मतलब एक डिज़ीज़ कोज करवा रहा है या एक इन्फेक्शन करवा रहा है, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, तो ये इसी वजह से हम इसको बायो एरोसोल्स कहते हैं। तो ये थी हमारे पास एक वीडियो, छोटी सी वीडियो, जो कि इंट्रोडक्शन था सिर्फ और सिर्फ एरोमाइक्रोबायोलॉजी का। आगे वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि जो है किस तरह से इसका पार्टिकल साइज़ होता है, वायरस का, बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ, पॉलन का, के जो है कितने उनका साइज़ होता है जिससे एक दूसरा पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, माई लेक्चर्स, प्लीज़ लाइक, शेयर with your friends, with your classmates and relatives. So thanks for watching again. Inshallah we will meet again in my next video. If you any confusion, any question about my lecture, anything else, so you can easily ask me in my comment section box. Okay, take care. Allah Hafiz.